प्रश्न नंबर 1। लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? तो कहानी में हमने जब पढ़ा कि लोमड़ी जो है स्वेच्छा, स्व की इच्छा, यानी स्वयं अपनी मर्जी से, इच्छा से वो शेर के मुंह में जाती है। इसके पीछे का क्या कारण है? लेखक ने जंगल में अचंभित यानी कि हैरान कर देने वाला एक दृश्य देखा। बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और शेर के खुले हुए मुंह में जंगल के जो छोटे मोटे जानवर हैं वो एक पंक्ति में घुसते चले जा रहे थे। शेर जो है वो बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता चला जा रहा था। लोमड़ी से पहले, पूर्व मतलब पहले, एक गधा स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से हरी घास के प्रलोभन में, प्रलोभन मतलब लालच में, शेर के मुख में चला जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जंगल में शेर के मुंह में लाइन से जो है सारे जानवर उसके मुंह में खुद से चले जा रहे हैं और शेर भी जो है उन्हें चबा के नहीं खा रहा बल्कि गटक जा रहा है सीधा। ऐसे ही हरी घास के लालच में एक गधा भी जो है अपनी ही इच्छा से शेर के मुंह में चला जाता है। तत्पश्चात उसके बाद लोमड़ी जो है वो भी स्वेच्छा से शेर के मुंह में इसलिए चली जा रही थी क्योंकि वह सोचती है कि शेर के मुंह के अंदर रोजगार कार्यालय है, वह दरख्वास्त देगी और उसे नौकरी मिल जाएगी। और इसलिए लोमड़ी जो है वो शेर के मुंह में चली जाती है। उसको ऐसा लगता है कि शेर के मुंह में रोजगार का कार्यालय है और वो दरख्वास्त देगी और उसे नौकरी मिल जाएगी, जो कि आज के जीवन की सच्चाई बताता है। यहाँ पर जानवरों को प्रतीक के रूप में प्रयोग करके आज के जीवन की असलियत बताएगी कि किस तरीके से हर व्यक्ति जो है अंधी दौड़ में चल रहा है, असलियत नहीं जानता है और ऐसे ही वो चीज़ों में फंस जाता है। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। पहचान कहानी जो है वो लघु कथा, उसके माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश देने की कोशिश की है? तो जो कहानी हमने लघु कथा पढ़ी है उससे लघु कथा पढ़ी है पहचान जिसका नाम है, उसके माध्यम से लेखक जो है हमें क्या संदेश देना चाहता है? पहचान लघु कथा के माध्यम से लेखक ने पाठकों को ये संदेश दिया है कि राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा ही पसंद है। राजा क्या चाहता है कि उसकी प्रजा में जितने भी लोग हैं वो बहरे हों, गूंगे हों और अंधे हों। ना तो वो कुछ सुन सके, ना कुछ बोल सके और ना कुछ देख सके। कहने का अर्थ है कि राजा जो भी कर रहा है उसे प्रजा जो है चुपचाप देखती रहे, बस चाहे वो सही हो रहा है चाहे गलत। इसके लिए चुपचाप वो देखती रहे, कठपुतली की तरह बिहेव करे। इसके लिए उन्होंने कहा है कि राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद है, जो बिना कुछ बोले, सुने और देखे उसकी आज्ञा का पालन सिर्फ करती रहे। वर्तमान में भूमंडलीकरण, जिसे वैश्वीकरण भी कहा जाता है, और उदारीकरण में केवल उत्पादन को ही महत्व दिया जा रहा है। और आज के टाइम में जहाँ भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण का जो दौर है उसमें क्या होता है कि उत्पादन का बहुत महत्व है। प्रगति और विकास के नाम पर शासक वर्ग जो शासन कर रहा है, जो जिसकी चल रही है, वो उत्पादन के सभी साधनों पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है। वह जनता को झांसा देता है और जीवन को स्वर्णिम बनाने का सपना दिखाता है और जनता को एकजुट होने से रोकता है और अपना जीवन जो है स्वर्ग में बनाना चाहता है। और इस तरीके से उत्पादन और उससे जुड़े जो मामले हैं उनको खुद देखकर जनता को उसमें फंसा देना और अपना ही फायदा कमाना, अपने ही जीवन को स्वर्ग में बनाना जो है इस कहानी का एक उद्देश्य है, लेखक जो समझाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले? राजा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजा हुक्म निकालते हैं, प्रजा मानती है बातें। और कहानी जैसे हमने पढ़ी उसमें भी हम देखते हैं कि राजा जो है अपना हुक्म निकालता है। वो कौन कौन से हुक्म हैं? सूची बनाकर हमें इनके निहितार्थ लिखना है। राजा ने उत्पादन वृद्धि के नाम पर निम्नलिखित हुक्म दिए। उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लेंगे। तीसरा, लोग अपने अपने होंठ सिलवा लें। चौथा, कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म भी दिए गए। और इस तरीके से वो चाहते हैं कि जो जनता है वो चुपचाप सब कुछ बिना सुने, बिना कुछ बोले और जो भी चल रहा है उसको होते रहने दे, इस तरीके की जनता हो जाए। इन आदेशों का निहितार्थ ये है, अर्थ ये है, किस उद्देश्य से जो किया गया है कि जनता जो है बहरी हो जाए, गूंगी हो जाए और अंधी बनी रहे। वह शासक वर्ग के जो अत्याचार है, वो जो जनता पे अत्याचार करना चाहती है, जो उन्हें लूट खा रही है, उसको वो भी ऐसे ही देखते रहे जैसे कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, और देखकर विरोध में आवाज ना उठा सके। जनता को दबाकर उनकी प्रतिरोध यानी कि अपने साथ हुए गलत व्यवहार के लिए आवाज उठाने की जो क्षमता है उसको दबा देना, प्रतिरोध करने की जो शक्ति है उसको छीन लिया जाए। जनता सत्ता के अनुचित कार्यों, जनता जो है वो सत्ता यानी जो सरकार यानी जो राजा है, जो वहाँ का सब कुछ काम हैंडल कर रही है, जो प्रजा
को खुश रखने के लिए उसकी जिम्मेदारी है कि प्रजा को खुश रखना उसका काम है, लेकिन वो प्रजा को ही ऐसा कर दे रही है जो प्रजा जो है वो किसी भी तरीके की उंगली ना उठाए, बुराई ना करे, कुछ कमी ना निकाले, तो वो इस तरीके से अपनी प्रजा को कर देता है। जनता सत्ता के अनुचित कार्यों को और शोषण को ना देख सुन सके, इसलिए उन पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। तो राजा ने सारी चीज़ों का मामला एक ही निकाला कि जनता को जो है गूंगा बहरा और अंधा कर दिया जाए, जिससे कि वो कोई इसमें नुक्स निकाल ही ना सके और उनके साथ कुछ गलत हो रहा है वो ये समझ ही ना पाए और उसके लिए ना आवाज़ उठा पाए। प्रश्न नंबर 4, खैराती, रामू, छिदू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया? खैराती, रामू और छिदू ने राजा के आदेश अनुसार अपनी आंखें बंद कर ली, कानों में पिघला शीशा डलवा लिया, होंठ सिलवा लिए, यानी कि राजा के आदेश के अनुसार वो भी अंधे हो गए, गूंगे हो गए और बहरे हो गए। यह आदेश जनता ने राज्य की प्रगति और उत्पादन वृद्धि के लिए किया था। जैसा राजा कहता है वैसा काम करते जाओ, बस उत्पादन होता रहे, कोई कमी ना निकाली जाए। इन तीनों ने उत्पादन वृद्धि और स्वर्ग में राज्य को देखने के लिए आंखें खोली तो उन्हें केवल राजा ही दिखाई दिया, यानी कि सिर्फ राजा के ही हक में सब कुछ हो रहा है, ऐसा उन्हें समझ में आया। उन्होंने आंखें बंद कर ली। आंखें खोलने पर उन्होंने सोचा कि देखा जाए कि कैसा चल रहा है, तो देखा कि सिर्फ राजा ही दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि राजा जो है वही सिर्फ फायदे में डूबा हुआ है, बाकी जनता जो है नुकसान ही झेल रही है, काम भी वही कर रही है, नुकसान भी वही झेल रही है। तो इसलिए देखने के लिए आंखें जब उन्होंने खोली तो केवल उन्हें राजा ही दिखाई दिया। इसका कारण ये था कि राजा ने ये सभी को आदेश इसलिए दिए थे ताकि उनका जीवन जो है स्वर्गमय बना रहे। इन तीनों को केवल राजा का स्वर्ग में जीवन ही दिखाई दिया। राजा ने लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा दिया यानी झूठ बोला और उस चीज़ में फंसाकर, उस जाल में फंसाकर लोगों से काम भी ले रहे हैं, उनको कठपुतली भी बना रखा है, उन्हें अंधा, गूंगा और बहरा भी बना दिया है। और इससे क्या हुआ, सिर्फ राजा का जीवन स्वर्गमय होता चला जा रहा था। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। साझा कथा का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जो साझा लघु कथा हमने पढ़ी है, साझा का मतलब क्या होता है कि एक मिलजुल कर रहना या फिर जो भी चीज़ें हैं जिसके लिए भी साझा होना है उसके लिए मिलजुल कर ही सब कुछ करना। तो इसके माध्यम से वो क्या उद्देश्य, उनका जो उद्देश्य है लेखक का वो क्या है, या फिर वो क्या संदेश देना चाहते हैं, या इसके माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। साझा लघु कथा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की ज़मीन पर और उत्पाद पर जमी है। जो साझा लघु कथा है इसमें जो उद्योगों पर कब्जा जमाने वाले लोग हैं और जो पूंजीपति वर्ग है, जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनकी नज़र अब किस पे पड़ी है, किसानों की ज़मीन पर, और उनसे उत्पाद जो मिलते हैं उस पर जमी है। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इनमें शामिल है। गांव में जो अच्छे खासे हैं, यानी कि इन कंपैरिजन ऑफ किसान जो अच्छी स्थिति में है वो भी इन चीज़ों में शामिल है। वे किसान को साझा खेती करने का झांसा देते हैं और उसकी सारी फसल को फिर हड़प लेते हैं। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई जो है हाथी यानी पूंजीपति के पेट में चली जाती है। यह हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य यानी कि अमीर वर्ग ही होता है और प्रभुत्वशाली वर्ग होता है जो किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत को डकार जाता है। तो साझा लघु कथा जो है उसके माध्यम से हमें यही पता लगता है कि किस तरीके से हमने देखा कि गन्ने के खेत में हाथी जो है जो नियम बताता है उसके अनुसार सब सारा गन्ना जो है वो उसी को खाने को मिलता है। तो ऐसे ही जो धनाढ्य वर्ग है वो अपने नियम कानून बताकर किसानों को झांसा देते हैं, उनको अपनी बातों में फंसा लेते हैं और उनकी सारी ज़मीनों को इस तरीके से हड़प लेते हैं जिस तरीके से हाथी ने। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। असगर वजाहत की 4 हाथ लघु कथा जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। इस कथन का विवेचन करना है। 4 हाथ जो लघु कथा है इसमें पूंजीवादी वर्ग जो है वो मजदूरों का शोषण करती है। इस कहानी के माध्यम से हमें पता लगता है कैसे, वो हमें एक्सप्लेन करना है। 4 हाथ लघु कथा में कथाकार ने पूंजीवादी व्यवस्था का चित्रण किया है। किस प्रकार पूंजी व्यवस्था अधिक पूंजी कमाने की लालसा में जो पूंजीवादी वर्ग है यानी जो धनाढ्य वर्ग है जिनके पास अच्छा खासा वो उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी है, बेहतरीन स्थिति है, उनको और पैसा कमाने की लालसा है और इसके लिए वो मजदूरों का शोषण करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था जो है मजदूरों के शोषण करने के लिए नित्य नए उपाय ढूंढती रहती है और इस तरीके से वो किसानों को किसी तरीके से रोजाना जो है उनका शोषण कर सके और उनकी चीज़ें हड़प सके, इसके लिए वो रोजाना जो है नए उपाय ढूंढते रहते हैं। उनका प्रयास श्रमिकों के संवेदनशीलता और अस्तित्व को खत्म करने का होता है। यही कारण है कि जो आधी मजदूरी मिलने पर भी मजदूर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूंजी जो है
पूंजीपति जो पूंजी है उसके बल पर मजदूरों की जो दयनीय स्थिति है उसका भरपूर लाभ उठाते हुए दिखते हैं। उनसे मनचाहा काम भी करवाते हैं और मजदूर अपने पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाते। और मजदूर वर्ग जो है वो मजबूर है, जिसकी वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पा रहा, और जो पूंजीपति वर्ग है उनका लाभ पे लाभ उठाए चला जाता है। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया? जो साझा कहानी है उसके माध्यम से लेखक जो है खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या समझाया, बताया। साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को समझाया कि साझे की खेती से ये लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर उसकी खेती को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, उसके खेतों की रखवाली अच्छी तरह से होगी, और हाथी यहाँ प्रभावी एवं शक्तिशाली लोगों का वर्ग बनकर उनको प्रतीक रूप में दिखा रहा है। हाथी जो लोगों का शोषण करते हैं, उनकी चीज़ों को हथिया लेते हैं, और वह किसानों का शोषण करते हैं। और इस तरीके से साझा कहानी के माध्यम से मजदूर वर्ग, किसान वर्ग का शोषण किस तरीके से किया जाता है वो हाथी के माध्यम से दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 1, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, यानी कि किसी भी चीज़ के सबूत से ज़्यादा क्या जरूरत होती है? विश्वास की। शेर कहानी के आधार पर हमें टिप्पणी करनी है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कहने का अर्थ है कि जब आपका किसी चीज़ में विश्वास है तो आपको उसके लिए एविडेंस नहीं चाहिए होते हैं कि ये व्यक्ति इसके लिए, जिसके लिए हमारे पास इतना विश्वास है, गहरा विश्वास है, क्या इसके लिए प्रमाण की जरूरत है कि ये सही है या गलत है? विश्वास के सामने प्रमाण का कोई अर्थ नहीं, विश्वास ही प्रमाण बन जाता है। शेर कथा में शेर पर विश्वास करके जो सभी जानवर उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, उन्हें विश्वास है कि शेर के मुख में जाकर उनकी इच्छा अवश्य जरूर पूरी होगी। और लेखक ने जब शेर के कार्यालय से इस बात का प्रमाण जानना चाहा कि शेर के मुख में रोजगार दफ्तर है, तो उसे यह उत्तर मिला कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। यानी आपको किसी यहाँ पर लोगों का शोषण करने की जो प्रक्रिया इस्तेमाल की गई है वो क्या है? अपना विश्वास गहरा करना, और विश्वास के बाद प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। शेर का विश्वास बाकी जानवरों में ऐसा हो गया है कि वो अंधे होकर उसके मुख में चले जाते हैं। वस्तुतः व्यवस्था विश्वास पर ही टिकी है। जनता को विश्वास होता है कि सरकार हमारी रक्षा करेगी, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी और सुख सुविधा प्रदान करेगी। उसी आधार पर जनता सभी अधिकार सरकार के हाथ में सौंप देती है, और इसी विश्वास के कारण जंगल के सब जीव जो है वो शेर के मुख में चले जाते हैं। लोकतंत्र में भी सत्ताधारी वर्ग जो है, सत्ताधारी जो शासन करते हैं, जो हमारे मंत्री लोग हैं, वो भी ऐसी सत्ताधारी वर्ग लोगों का विश्वास हासिल करके उनका शोषण करते हैं, और नेता जनता का विश्वास जीत जाता है तो उसका ढोंग भली प्रकार चल जाता है। प्रश्न नंबर 2, शेर लघु कथा में लेखक ने शेर को किसका प्रतीक बताया है? शेर के माध्यम से कथाकार क्या संदेश देना चाहता है? शेर लघु कथा हमने जो पढ़ी, इसमें शेर जो है किसका प्रतीक बनकर आया है और इसके माध्यम से कथाकार हमें क्या संदेश देना चाहता है? शेर लघु कथा में लेखक ने शेर को व्यवस्था का, सरकार का प्रतीक बनाया है। शेर ऐसी व्यवस्था का प्रतीक है जिसके पेट में सभी जानवर किसी न किसी लालच में चले जाते हैं। जिस तरीके से सरकार के वादों में और जो हमारे जनता है उसको जिस तरीके से नेतागण जो है लालच देते हैं तरह तरह के कि उनके लिए ये किया जाएगा वो किया जाएगा, और इस तरीके से उन्हें वोट देकर जिता देते हैं। ऐसे ही शेर जो है उसके लिए भी बाकी जानवरों का विश्वास हो जाता है कि उसके पेट में जाकर उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो वो चाहते हैं, और इस तरीके से वो अंधे विश्वास में उसके पेट में चले जाते हैं और शेर जो है उनका इस्तेमाल कर लेता है। बाहरी तौर पर देखा जाए तो शेर जो है अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार लगता है, परंतु जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश ना करने का इरादा करता है, शेर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, और जैसे ही आप उसकी कही बातों में ना आकर अपने हिसाब से चलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति बुद्ध का रूप जो धारण किए हुए बैठा हुआ है वो अपने खूंखार रूप में आ जाता है, दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य ये कि सत्ता अभी तक खामोश रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन करते रहो। जैसे ही कोई व्यवस्था पर उंगली उठाता है, उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह खूंखार होती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है, और जैसे ही आप उसके द्वारा किए गए गलत कामों का विरोध करेंगे तो आप जो है उसके नुकसान झेलते हुए नजर आएंगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, जो सुविधा चाहते हैं, क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। जो लोग सुविधा भोगी हैं, क्रांतिकारी हैं, अहिंसावादी हैं और सह अस्तित्ववादी हैं, उन पर भी उन्होंने ढोंग का प्रहार किया है कि वो कितने बड़े ढोंगी हैं। प्रश्न नंबर 3, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच में क्या अंतर है? शेर का मुंह जो है और वो रोजगार का जो दफ्तर है, इसके बीच में क्या अंतर है?
शेर लघु कथा में लेखक ने शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया है, एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक जिसके पेट में सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन यानी कि लालच में चले जाते हैं। शेर के मुंह के अंदर जो भी जंगली जानवर एक बार जाता है उसकी संवेदना और अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और उसके पेट में जाने के बाद तो आप जानते हैं कि एक शेर है और उस पर विश्वास करके सभी जानवर जो है उसके पेट में चले जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, पेट से तो कोई भी वापस नहीं आ पाएगा। ऐसे ही वास्तविक जीवन में भी होता है कि हम दूसरों के दिखाए हुए लालच में फंस जाते हैं और फिर उसमें से कभी भी उबर नहीं पाते, वह वहां से पुनः लौटकर कभी नहीं आता। आधुनिक रोजगार दफ्तर में लोग नौकरी की उम्मीद में चक्कर काटते रहते हैं, परंतु उन्हें वहां कभी नौकरी नहीं मिलती। बाहरी तौर पर देखा जाए तो शेर जो है अहिंसावादी है, न्यायप्रिय है और बुद्ध का अवतार है, क्योंकि वो शांति से बैठा है और क्योंकि लोग उसकी बात मान के चुपचाप उसके पेट में चले जा रहे हैं। उसी प्रकार रोजगार दफ्तर में नामांकन कराने पर यह आश्वासन दिया जाता है कि लोगों को नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन सत्य इसके बिल्कुल उल्टी होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे ही लेखक की संकल्प लेता है कि वह शेर के मुख में के भीतर दाखिल नहीं होगा तो वह अपने असली रूप में आ जाता है और वह दहाड़ता हुआ उस पर झपट लेता है। उसी प्रकार रोजगार कार्यालय में भी लोगों को नौकरी के नाम पर सिर्फ चक्कर कटवाए जाते हैं। शेर के मुख रोजगार दफ्तर में इतना अंतर अवश्य है कि रोजगार दफ्तर में उन्हें शेर के मुख की भांति निगल कर उनका अस्तित्व समाप्त नहीं किया जाता। यानी कि उस दफ्तर में और शेर के मुख में यही अंतर है कि शेर जो है और लालच देकर उनको अपने विश्वास में लाकर जो है इस तरीके से बेवकूफ़ बनाता है कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है उसके पेट में जाने के बाद, लेकिन जो है दफ्तर हमारा सिर्फ नुकसान कर पाते हैं, हमारा अस्तित्व नहीं खत्म कर पाते। तो ये एक बारीक सा अंतर है, बहुत माइनर है लेकिन बहुत बड़ा है। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। शेर कहानी में लेखक असगर वजाहत ने हमारी व्यवस्था पर जो व्यंग्य किया है उसे स्पष्ट करना है। असगर वजाहत में ने शेर लघु कथा के माध्यम से तत्कालीन व्यवस्था, उस समय की व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। इसके साथ ही उन्होंने क्रांतिकारियों, सुविधाभोगियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है कि ये लोग कितने ढोंगी होते हैं, ये दिखते कुछ है और होते कुछ है। ये एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक है जिसके पेट में किसी प्रलोभन यानी लालच के कारण जंगल के सभी जानवर समाते जा रहे हैं। बाहरी तौर पर शेर जो है अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार लगता है, किंतु जब कोई ये निश्चित करता है कि वह शेर के मुख में दाखिल नहीं होगा तो शेर की जो असलियत है वो सामने आ जाती है, वह दहाड़ कर झपटने लगता है। लेखक कहना चाहता है कि उसी तरह सत्ता भी तब तक सत्ता जो है हमारी वो भी तभी तक चुप रहती है जब तक लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और जहां उसकी अवज्ञा शुरू हो जाती है वहीं भयानक रूप धारण करके वो विरोधियों का स्वर कुचलना शुरू कर देते हैं। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। असगर वजाहत की जो लघु कथा है जिसका नाम है पहचान, उसके आधार पर हमें ये स्पष्ट करना है कि जो जनता है वो राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। असगर वजाहत ने लघु कथा पहचान में स्पष्ट किया है कि अगर जनता राज्य की हालत की ओर से आंख फेर ले तो शासक जो है निरंकुश हो जाता है। शासक को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा ही पसंद आती है। यानी कैसा भी शासन हो उसमें हर कोई जो है प्रजा को अंधा, बहरा और गूंगा ही पसंद करता है, जिससे कि वो जो भी करे वो सही लगे, उसके बारे में जानकारी ना एकत्रित कर पाए, जिससे कि वो आवाज़ भी ना उठा पाए उसके विरोध में, और जो हो रहा है वो शासक जो है अपने फायदे के लिए ही कर पाए। जो बिना कुछ विचारे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। शासक वर्ग प्रजा की हर संपत्ति का भोग करना चाहता है, यानी जो भी संपत्ति है सब कुछ अपने पास ही रख लेना चाहता है। उसकी राज्य की दशा सुधारने में कोई रुचि नहीं है, और वो प्रजा के हक में कुछ कर सके, उनके फायदे के लिए कुछ करना चाहे, उसकी कोई रुचि नहीं होती उसमें। सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा कमाना होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि वोटिंग के लिए किस तरीके से लालच दिए जाते हैं और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपना ही जो है पेट भरने की सोच जाती है। सच तो यह है कि राजा जो है प्रजा के लिए सुख सुविधाएं जुटाने में तभी रुचि लेगा जब जनता भी उसे सावधान करती रहेगी। यानी कि ये बात सच है कि जब राजा जो है प्रजा के बारे में तभी सोचेगा जब जनता भी जो है अपने सख्त स्वरूप के साथ सामने आएगी, सावधान भी रहेगी। शासक वर्ग स्वार्थी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होता है। जो शासक वर्ग होता है वह तो हमेशा यही चाहता है कि राज्य की जनता जो है उसकी अनदेखी करते रहे और वह स्वयं फलता फूलता रहे और जनता का भरपूर शोषण करता रहे। वो जनता के राज्य से विमुख यानी कि उसकी तरफ से नजर हटा लेने पर अराजकता तथा एकाधिकार का विस्तार होता है। राज्य जब प्रजा पर ध्यान नहीं देगा तो अराजकता आ जाएगी, एकाधिकार आ जाएगा, यानी एक ही तरफ का अधिकार हो जाएगा, और अराजकता यानी कि जनता जो है अपने हिसाब से चलने लगेगी और उससे चीज़ें जो है बिल्कुल भी मैनेज नहीं रहेंगी। ऐसी व्यवस्था में अंततः जनता ही ठगी जाती है और ले देकर नुकसान जनता का ही होता है।
प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। राजा ने लोगों के कानों में पिघला शीशा डलवाने और होंठ सिलवा देने का आदेश क्यों दिया? इससे राजा को क्या लाभ है? सीधी सी बात है, ताकि वो कानों में शीशा डलने के बाद वो बहरे हो जाए और होंठ सिलवा देने के बाद वो गूंगे हो जाए, जिससे कि ना तो वो चीज़ें सुन पाए और ना ही विरोध में कुछ बोल पाए। तो राजा का ये मानना था कि जीवित रहने के लिए सुनना और बोलना बहुत जरूरी नहीं है, बल्कि सत्य यह है कि वह लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करे और उसके अत्याचार की आवाज़ लोगों को सुनाई भी ना दे। यानी वो जो अत्याचार करे उसकी आवाज़ जनता के कानों तक पहुंच ना पाए, इसके लिए वो उन्हें बहरा कर देना चाहते हैं और वहां उत्पाद वृद्धि के नाम पर अनुचित यानी गलत काम जो है वो करता रहे। होठ सिलवा देने के आदेश के पीछे राजा का यह तर्क था कि जीवित रहने के लिए बोलने की इतनी भी ज़्यादा खास जरूरत नहीं रहती है। बोलने से उत्पादन में बाधा उत्पन्न होगी। और लोगों ने जब होठ सिलवाए तो उन्हें पता चला कि जब वे खा ही नहीं सकते, फिर भी उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन किया। तो लोगों को बाद में ये चीज़ें महसूस हुई कि होंठ सिलवा देने से सिर्फ बोलने के नुकसान नहीं, वो तो खा भी नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन किया और अब वे राजा के अत्याचार तथा शोषण को सहकर भी कुछ नहीं बोल सकते थे। राजा ने उत्पादन बढ़ाने के लिए यह नया उपाय निकाला था कि यदि लोग गूंगे, बहरे और अंधे होकर काम करेंगे तो एकाग्रता यानी कि फोकस बना रहेगा उनका काम पर और उत्पादन में वृद्धि होगी। राजा का तरीका सफल भी हुआ, परंतु यह निर्णय जनता के हित के लिए बिल्कुल भी नहीं लिया गया था। इस निर्णय को लेने के पीछे राजा का उद्देश्य जो था वो जनता को एकजुट होने से रोकना था। और उन्हें, क्योंकि एकजुट कैसे होगी जब वो कुछ बोल सुन पाएगी और कुछ डिस्कस कर पाएगी, तो सभी बहरे हो गए हैं, सभी गूंगे हो गए हैं, तो फिर जनता कैसे एकत्रित होगी? राजा जो राह दिखाएगा वही उसी राह पर चलेंगे। उन्हें बुलावे में रखना था, लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्ग में बनाना चाहता था और लोगों को ऐसे झांसे देकर उसमें फंसाकर वो अपने जीवन को स्वर्ग में बनाना चाहता था। प्रश्न नंबर 7, पाठ्य पुस्तक में जो संकलित असगर वजाहत की जो लघु कथा है उसमें से आप किसे सर्वाधिक सशक्त मानते हैं? सबसे ज़्यादा बेहतर कहानी और सबसे ज़्यादा अच्छा संदेश देने वाली कहानी किसे मानते हैं और क्यों? पाठ्य पुस्तक में संकलित असगर वजाहत की चारों लघु कथाएं जो है वो तत्कालीन समाज के यथार्थ का नग्न चित्र प्रस्तुत करती हैं। चारों ही कहानियां जो है समाज के सच को सामने लाती हैं और जिससे जो नहीं भी जानता है उसको पढ़कर समझकर जो है चीज़ों को समझ सकता है। समाज में सत्ता वर्ग जो है, सरकारी व्यवस्था, पूंजीपति, उद्योगपति, प्रभुत्वशाली वर्ग आदि सभी जो भिन्न भिन्न तरह से सामान्य जनता का जो शोषण करते हैं, प्रगति और विकास के नाम पर उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देते हैं और अपना ही जीवन सिर्फ स्वर्ग में बनाते हैं। हर हाल में साधारण जनता ही ठगी जाती है। चार हाथ लघु कथा को मैं सर्वाधिक सशक्त मानता हूँ। ये लघु कथा तत्कालीन समाज में, उस समय के समाज में पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय, तरह तरह के उपाय करके वो मजदूरों को विवश बनाने का प्रयास करते हैं। कई कहानियां और उपन्यास हम जब पढ़ते हैं जिनमें लेखकों ने वर्णन किया है, वास्तविकता का वर्णन किया कि समाज में किस तरीके से जो पूंजीपति वर्ग है, जमींदार वर्ग है, वो किसानों की ज़मीन जो है हड़प लेता था और उन्हीं की ज़मीन पर अपना हक जमा कर उनको बेवकूफ़ बनाकर उनका शोषण करके उनकी चीज़ों को हड़प लेते थे। तो यही चीज़ जो है इस कहानी में भी बताई गई है। उनके अस्तित्व को मिटाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में भी नहीं रह जाता और वे काम करने वाले कलपुर्जे यानी मशीन की तरह रह जाते हैं। परिस्थितियों की विवशता के कारण वे शोषण को स्वीकार कर लेते हैं। मजदूरों की यह लाचारी जो है शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। आजकल समाज में भी पूंजीपति वर्ग धन दिखाकर मजदूरों से मनचाहा काम करवा रहे हैं। मजदूर धन की मार झेलने को विवश है और इस तरीके से मजदूरों का शोषण होता रहता है। प्रश्न नंबर 8, आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी? जब हाथी ने आधी आधी फसल का बंटवारा किया तो उसने ऐसा किस तरीके का बंटवारा किया जिससे कि उसी का ही फायदा दिख रहा था? तो आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी, पाठ के आधार पर हमें बताना है। फसल तैयार होने पर किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। उसने हाथी के से इस बारे में बात की तो क्रोधित हो गया। उसने कहा कि बंटवारे की बात छोटी है, यानी ये छोटी बात मत करो, ये बंटवारे की बात जो है एक छोटी बात है। वह बोला, अपने पराये की बात मत करो, हम दोनों गन्ने के स्वामी हैं, अतः हम मिलकर गन्ने खाएंगे। किसान के कुछ कहने से पहले हाथी ने सूंड से गन्ना तोड़ा और उसे खाने के लिए कहा। गन्ने का एक छोर हाथी के सूंड में और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी जो है हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। इस प्रकार हाथी ने कहा, यह देखो, हमने एक गन्ना खा लिया। इस तरह फसल बट गई।
इस कहानी में शक्तिशाली एवं प्रभावशाली वर्ग द्वारा किसानों का शोषण चित्रित किया गया है। किस प्रकार शोषित वर्ग किसानों की मेहनत और परिश्रम से उपजी फसल पर चतुराई और बल से अपना अधिकार जमा लिया। और यहाँ पर उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए जो है किस तरीके से हाथी ने, और हाथी यहाँ पर जो है वो शोषक वर्ग के रूप में सामने आया, इसलिए शोषक वर्ग का को डायरेक्ट ना लाकर हाथी के रूप में दिखाया गया है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 9, आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित असगर वजाहत की लघु कथा में आप किसे सर्वाधिक सशक्त मानते हैं और क्यों, और 3 कारण बताइए। पाठ्यपुस्तक में संकलित असगर वजाहत की चारों लघु कथाएं जो है वह तत्कालीन समाज के यथार्थ नग्न चित्र को प्रस्तुत करती हैं और समाज में सत्ता वर्ग, सरकारी व्यवस्था, पूंजीपति, उद्योगपति, प्रभुत्वशाली वर्ग आदि सभी भिन्न भिन्न तरह से सामान्य जनता जो है उसका शोषण करते हुए नजर आते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जो पाठ के बारे में बताती है। प्रगति और विकास के नाम पर उत्पादनों के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं और लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देते हैं और अपने ही जीवन को सिर्फ स्वर्ग में बनाते हैं और हर हाल में साधारण जनता ही ठगी जाती है। 4 हाथ लघु कथा जो है उसको सर्वाधिक सशक्त माना जा रहा है। यह लघु कथा तत्कालीन समाज में पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को विवश बनाया जाता है, किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, उनके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं रह जाते और वे काम करने वाले मशीन की तरह हो जाते हैं। परिस्थिति की व्यवस्था के कारण वे शोषण को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो ना चाहते हुए भी उस शोषण में फंसते चले जाते हैं और मजदूरों की ये लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। आजकल समाज में भी पूंजीपति वर्ग धन दिखाकर मजदूरों से मनचाहा काम करवा रहे हैं और मजदूर जो है धन की मार को झेलने को विवश है। प्रश्न नंबर 10, असगर वजाहत की लघु कथा जो है शेर, उसमें निहित व्यंग्य को स्पष्ट करना है। शेर के माध्यम से वो किस पर व्यंग्य कर रहे हैं लेखक। असगर वजाहत में शेर लघु कथा के माध्यम से तत्कालीन व्यवस्था पर जो है करारा व्यंग्य किया गया, क्योंकि जो शेर है वो यहाँ पे सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है और उसमें फंसने जाने वाले, उसके पेट में जाने वाले जो जानवर है वो आम जनता जो है किस तरीके से उसको बेवकूफ़ बनाकर उसका शोषण किया जाता है। तो ये तत्कालीन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य है। इसके साथ ही उन्होंने क्रांतिकारियों, सुविधाभोगियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है कि ये किस तरीके के ढोंगी हैं और ये इनका रियल फेस नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक है जिसके पेट में किसी प्रलोभन के कारण जंगल के सभी जानवर समाते जा रहे हैं। बाहरी तौर पर शेर जो है अहिंसावादी दिख रहा है, न्यायप्रिय दिख रहा है, बुद्ध का अवतार दिख रहा है, बुद्ध का अवतार जो कि शांति प्रिय है। किंतु जब कोई ये निश्चित करता है कि वह शेर के मुख में दाखिल नहीं होगा तो शेर की असलियत सामने आ जाती है। वह दहाड़ने लगता है, झपटने लगता है। लेखक कहना चाहता है कि उसी तरह सत्ता भी है, तभी तक चुप रहती है जब तक लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वो जो बोल रहा है सही है या गलत आप मानते रहें। जैसे ही आप गलत का विरोध करने के लिए आएंगे, आपने अवज्ञा शुरू की तो वो अपना भयानक रूप धारण करेगा और विरोधियों का स्वर कुचलना शुरू कर देता है। प्रश्न नंबर 11, लघु कथा शेर में शेर किस बात का प्रतीक है। बहुत सारे पशु उसके मुंह में क्यों चले जा रहे थे। शेर जो है यहाँ पर इसका मुख हिंसा का प्रतीक है, परंतु विभिन्न जीवों को वह विश्वास दिलाता है कि शेर के भीतर घास का हरा भरा मैदान है, शेर के मुंह में स्वर्ग है, अतः वे उसके मुंह में समाते चले जा रहे और इसी लालच को सुनकर सभी जानवर जो है उसके पेट में चले जाते हैं। उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्योंकि विश्वास गहरा बना लिया है, बल्कि उन्हें इस बात पर अटूट विश्वास ही हो गया था। अब उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये मान लिया कि शेर के पेट में हरा भरा मैदान है, स्वर्ग है और सभी उस लालच में फंसते चले जा रहे हैं। आखिरी समय में शासक वर्ग भी लोगों का विश्वास हासिल करके उनका शोषण ही करते हैं। यदि कोई नेता जनता का विश्वास जीत जाता है तो उसका ढोंग और दिखावा भली प्रकार चल जाता है। अगर किसी नेता की बातों में जनता फंस रही है तो समझ लीजिए कि उसका ढोंग पूरी तरीके से उन पर चल गया है, उनका जादू चल गया है। प्रश्न नंबर 12, असगर वजाहत की पठित लघु कथा जो है उसमें आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों लगी। हमें शेर कहानी अधिक पसंद आई क्योंकि इस कहानी में लेखक ने शेर को व्यवस्था, अब यहाँ पर शेर कहानी की बात की जा रही है, आपको अन्य कहानियाँ पसंद आई हैं तो आप क्यों आई हैं और उसके पीछे क्या रीज़न है ये भी बता सकते हैं। मैं शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, परंतु ये वास्तविक नहीं है। मैं इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या बताया है वो कि अहिंसावादियों का जो छद्म है
वेशधारियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर प्रहार किया है। यानी वो लोग जो लोगों का शोषण करते हैं वो किस तरीके से ढोंग करके अपने आप को बेहतरीन बताते हैं और लोग उनकी बातों में फंस जाते हैं और इस तरीके से शोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस कहानी के द्वारा ये दिखाया गया है कि सत्ता केवल तब तक शांत रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन होता है। जैसे ही उस पर उसकी व्यवस्था पर उंगली कोई उठाता है तो उनकी आज्ञा मानने से इनकार करता है और वह खूंखार होता है और अपने विरोध में उठे हुए स्वर को कुचलने का पूरा प्रयास करता है। फिर उस जनता के कोई मायने नहीं रह जाते। जब वोट लेने पर जो इज्जत रहती है वो उसके बाद की इज्जत नहीं रह जाती। प्रश्न नंबर 13, असगर वजाहत का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। असगर वजाहत का जो जीवन परिचय है डिटेल हमने पूरी के पूरे जो आपके बुक में दी हैं उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दी है। आप जरूर उस वीडियो को देखें। यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट में दिया है लेकिन आप डिटेल जो वीडियो है उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, समझें, साथ ही पाठ को जरूर समझें और उसके बाद प्रश्नों और उत्तरों को यहाँ पर आप समझने की पूरी कोशिश करें। आपका चैप्टर जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं और इसके उत्तर को समझते हैं। असगर वजाहत का जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार है कि असगर वजाहत का जन्म फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ सन 1946 में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में हुई और विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ग्रहण की। 1955-56 से ही असगर वजाहत ने लेखन का कार्य शुरू कर दिया था और शुरू में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया। बाद में वो दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे। तो दिल्ली में जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय है वहाँ पर उन्होंने टीचिंग की। इनकी कुछ रचनाएं हैं, दिल्ली पहुँचना है, स्विमिंग पूल तथा सब कुछ सब कहाँ कुछ, आधी बानी में, मैं हिंदू हूँ, ये सारे कहानी संग्रह है। ये कहानी नहीं, कहानी संग्रह है। फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीरगति, समिधा, जिस लाहौर नहीं देखा और अकी, ये सारे क्या है, नाटक हैं। सबसे सस्ता गोश्त नुक्कड़ नाटकों का संग्रह है ये संग्रह। और सिर्फ किसी रचना का नाम में डिफरेंस होता है काफ़ी। संग्रह है इसका मतलब इसमें अन्य भी नाटक होंगे इस संग्रह में। तथा रात में जागने वाले, पहर दोपहर तथा सात आसमान, कैसी आगी लगाई, ये क्या है, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। असगर वजाहत की जो भाषा शैली उसके प्रमुख दो विशेषताएं हैं। असगर वजाहत की भाषा में गंभीरता है, सीरियसनेस है, सहजता भी है, भावों की अभिव्यक्ति, इमोशंस की अभिव्यक्ति है तथा व्यंग्यात्मक है, टॉन्ट है। ये सारा मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। उनकी मुहावरे और तद्भव शब्दावली जो है उसका भाषा में सहजता से प्रयोग दिखता है और सादगी भी इससे आ जाती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो लघु कथाएं हैं, जो 4 लघु कथाएं आपके पाठ्यक्रम में जोड़ी गई उससे संबंधित प्रश्न किए हैं। हमने आपके लिए लेखक का जीवन परिचय भी प्रोवाइड किया है, चैप्टर के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दी है और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर पूरे डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए कम्प्लीटली एक पैकेज है जिसको आप यहाँ पर देखें, पढ़े, समझे एक साथ ही और अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना ले, पक्का कर ले। आपके एग्जाम्स की एक अच्छी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए चैनल के साथ यूँ ही बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो हेल्प कर रही है तो जरूर इसे लाइक करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।